हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अगले महीने जो है एमपीपीएससी का प्री है 2023। और इसमें बहुत कम पोस्टें हैं। सॉरी, 2024 का है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी ये एमपीपीएससी द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व अलग अलग एग्जाम के लिए गए हैं, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम वेटेरियन हस्बेंड्री 2023 वाले पेपर से शुरू कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पे था। मालवा, त्रिपुरा, नेमाड़, शिवपुरी। तो इसमें आप कॉमन सेंस लगा के भी यूज कर सकते थे। आंसर इसका त्रिपुरी है। ठीक है, ये त्रिपुरी कौन सा है? आपका जबलपुर वाला। और यहीं पर ही हमारा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था 38 के नाम से। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन है? बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पकड़ा गया? अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा कि यहाँ पे ये कार्यकाल लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा गया है कि किसने पकड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ईयर याद होगा कि ये बुंदेला विद्रोह जो है वो 1842 में हुआ था। और 1842 के टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो एलन ब्रो थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि लॉर्ड एलन ब्रो जो थे इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, डलहौजी तो आपको पता ही है 1854 के आसपास थे। सतारा, झांसी, इन लोगों को इन्होंने वो किया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। और फिर 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलती है, जिसमें से एक कारण इनका भी था। इनकी जो नीतियां थी वो भी एक कारण था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन देश के नेतृत्व में किया हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। नाथूराम मोदी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सीएट गोविंदास और इनमें से कोई नहीं। एमपीपीएससी में अगर आपको आंसर नहीं पता है, अगर आप तुक्का लगाने वाले हैं, तो इनमें से कोई नहीं कभी मत लगाना, क्योंकि एमपीपीएससी में ये आंसर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और ये जो आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही लागू होगी। एक्सेप्शनल केसेस भी कब? जब आपको आंसर पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको पता ही है कि तुक्के और पहले में सबसे पहले नॉलेज, है ना? नॉलेज आपको पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी है, वहां पे आपका फिर आपके ये जो तुक्केबाजी है ये होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या है? सेठ गोविंद दास इसके आंसर है। इनके नेतृत्व में महाकौशल परिषद का गठन किया गया था, है ना? और सेठ गोविंद दास हैं, आपको पता ही है कि ये हमारे एमपी के सीएम भी रहे थे। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जैसे कि आपको पता है कि जंगल सत्याग्रह के लिए हमारे दो जिले ही फेमस हैं। एक है आपका बैतूल और दूसरा है सिवनी। तो यहाँ पे अब एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिवनी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? ठीक है, संग्राम शाही, विवेक दीपिका, रत्न रत्नमाला, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश तो क्या है? वो हृदय शाह राजा थे, उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बहुत इजी हो जाता है। फिर ये जो संग्राम शाही विवेक दीपिका है, इसकी जो रचना करी थी वो करी थी इन्होंने ठाकुर दास ने। ठाकुर दास के बड़े भाई थे वो, सॉरी, महेश ठाकुर के बड़े भाई थे। संग्राम शाह की रचना उन्होंने करी थी दामोदर ठाकुर ने। जो रत्न रत्नमाला है इसकी रचना गौंड शासक संग्राम शाह ने की थी। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो घरेलू स्त्रियां होती हैं, मतलब विवाहित स्त्रियां जो होती हैं, उनके बारे में इन्होंने तारीफ के वो बांधे हुए हैं। और बताया है कि एक जो घरेलू स्त्री होती है उसको कैसा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको सामाजिक हो गया, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक हो गया, और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक हो गया, इसके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? खरगोन, खंडवा, बालाघाट, दमोह। तो कालूजी महाराज का जो मेला है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिले हो गया, ये कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो कालूजी महाराज का जो मेला है, ये हमारा जो है खरगोन में इसका मेले का आयोजन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बैतूल, बालाघाट और दमोह आपके दूसरे ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस में से किसके शासनकाल में सास बहू मंदिर का निर्माण हुआ? तो भाई देखो, इसमें है ना ये महिपाल, सूर्यपाल, पद्मपाल, देवपाल। ठीक है, तो ये जो शासक है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कौन शासक था, तो उस टाइम पे महिपाल शासक था।
ठीक है। हालांकि ये जो मंदिर है, ये जो हमारे कच्छप घाट हैं, ठीक है, कच्छप घाट वंश के जो शासक हैं उन्होंने ये बनवाया था। मगर ये, अब ये आपको पता ही है कि जैसे ये ज़्यादा कोई बड़े तो शासक थे नहीं, ये सामंत हुआ करते थे। तो ये किसके सामंत हुआ करते थे? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे। और जब इसका निर्माण हुआ तब महिपाल वहाँ का शासक था। अंगरिया जनजाति अपने डैश के लिए जानी जाती है, तो ये जो है अपनी लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। और इसी के लिए अभी डिंडोरी जो आपका जिला है ना, वहाँ पे इस ये जो आपकी कला है इसको जीआई टैग भी मिला है हमारे, है ना। और अगर आपको ध्यान हो तो एक बार हमारे पास वो क्वेश्चन भी आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोकरा कला करके, है ना। डोकरा शिल्प कला आया था, तो ये लोह, इसी मतलब जो लोह शिल्प है ना, इसी से संबंधित है ये वाली। फिर ये सुपारी कास्ट और ये मृतिका अलग अलग है। फिर उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध थे। तो ये जो है ना, इस टाइप के लोगों को जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या है, ये बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये गायक, तबला वादक, शहनाई और सरोद, शहनाई और सरोद ही इसके आंसर अधिकतर निकलते हैं। हालांकि ये जो है ये सरोद वादक थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या है, आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे निकालना है। कई बार हमें आंसर पता भी नहीं रहते हैं, मगर हमारे आंखों के सामने ही आंसर होते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत मस्त है इसके लिए, जिसका प्रयोग हम आंसर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभी अभी क्या हो रहा है कि जो भारत की जो लोक संस्कृति है ना, इसके ऊपर से काफी प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब लोक संस्कृति में अगर आप देखोगे तो लोक संस्कृति में आपका गायन आ जाएगा, है ना। गायन के बाद आपके गीत तो हो गया, नाट्य आता है इसमें, और नृत्य आता है। ठीक है, तो ये जो तीनों है इसके बारे में मेन तो ये है, इसके अलावा चित्रकला वगैरह भी इसमें आ जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि हीड गायन की प्रथा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो एमपीपीएससी ने क्या है, जैसे कि आपको पता है, वैसे तो मेनली ये मालवा में पाई जाती है, मगर एमपीपीएससी तो एमपीपीएससी है, इन्होंने इन दोनों को आंसर माना है, मालवा और निमाड़। मगर अगर ये हमारे पेपर में कभी आता है ना, तो मालवा को ही मेन प्रेफरेंस देना आप लोग, क्योंकि मेन जो मैंने जहाँ पे पढ़ा हुआ है वो मालवा ही पढ़ा हुआ है। अब अगल बगल में रहता है तो हो जाता है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है पूरा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? पश्चिमी सतपुड़ा है, ठीक है। जैसे ये आपका पूरा मध्य प्रदेश अगर आप मान लो, तो यहाँ से हमारी सतपुड़ा की रेंज आती है, और ये हमारी मैकाल रेंज है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। तो इन्होंने पश्चिमी वाली पूछा है। ठीक है, तो पश्चिमी कौन कौन सी आती है, तो इसमें ग्वालीगढ़, कालीभीत, गोंडवाना की पहाड़ी, महादेव, मैकाल, राजपीपला की पहाड़ी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ी, डिंडोरी, मैकाल, बैहर की पहाड़ी। तो इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आराम से इसमें आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैकाल आपको पता ही है कि पूर्वी क्षेत्र में आता है। गोंडवाना भी आपका जो है वो इस एरिया में आ जाता है, तो पश्चिम में तो होगा नहीं। फिर डिंडोरी और मैकाल, मैकाल यहाँ पे आ गया, तो मैकाल पुनः पूरा पूर्वी क्षेत्र का आता है। तो इसका आंसर है आपका सी, बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़। और आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से एमपीपीएससी ने अपने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। 2023 में उन्होंने पूछा था कि बीजागढ़ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखना होगा पूरा, कि कहाँ पे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बीजागढ़ हमारा जो है वो सतपुड़ा था उसका आंसर, और यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो सी है। फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000, अच्छा इन्होंने देखो 2023 का पेपर है और 2019 की रिपोर्ट पूछ रहे हैं ये, के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो वन आपको पता ही है कि 33% आपका होना चाहिए, मगर यहाँ पे प्राप्ति तो पता ही है कितनी होती है, तो 25.14 प्रतिशत इसका आंसर है। ये बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी पेपर में देखने को मिल सकता है। और ये क्वेश्चन है ऐसे कि आपको कभी कभी मेंस में भी लिखने को आ जाए 2 नंबर में, आजकल तो 2 नंबर का कर दिया है, तो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। 13th क्वेश्चन है, वैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? अब वैनगंगा है, तो जैसे अगर आप ये मान लो मध्य प्रदेश है, तो वैनगंगा जो है वह प्राणहिता, और यहाँ से एक और नदी निकलती है, ये यहाँ से मिलके वैनगंगा बनाती है, और यहीं से ही आपकी गोदावरी नदी निकलती है। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। नर्मदा तो है नहीं, क्योंकि नर्मदा जो है वो, ये जैसे ये सतपुड़ा रेंज है, तो ये नर्मदा के उत्तर की तरफ से बहती है, और दक्षिण की तरफ में ताप्ती नदी है, दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं।
और ये बैतूल से निकलती है, तो बैतूल के पहले ही ये यहाँ पे जो है इन दो नदियों का प्रवाह होता है और ये गोदावरी नदी तंत्र के भाग बनाती हैं। ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि ये वाला एरिया पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र का भाग है। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन, मतलब इन्होंने स्पष्टीकरण टाइप का पूछा हुआ है। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक ये बता दूं, अगर आपको आंसर पता है, ठीक है, अगर आपको आंसर पता है, आपका नॉलेज बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आप उसी ऑप्शन पे जाइए जो आपको लगता है। अगर आपको ये कथन वगैरह पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर होगा, तो जनरली ए ही आंसर निकलता है इसमें। ये ट्रिक केवल एमपीपीएससी में काम करती है ना, यूपीएससी वगैरह में यह काम नहीं करती है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। 15th क्वेश्चन क्या है, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। ये बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो सूक्ष्म तापीय तो होगा नहीं, अति तापीय, अतिरेक तापीय और शून्य तापीय, तो शून्य तापीय और सूक्ष्म तापीय तो होगा नहीं। ठीक है, अतिरेक तापीय नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या है, अति तापीय। ठीक है। और मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये वाला काफी, तो अति तापीय इसका आंसर है। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये मध्य प्रदेश है और ये मालवा का क्षेत्र है। तो मालवा के क्षेत्र में भी ये जो इंदौर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे ये धार वगैरह वाले एरिया हो गए, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा भूमि जल दोहन होता है ना, इनको काला क्षेत्र भी बोला गया है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको ये भी पता होता कि इंदौर धार वाले एरिया में ज्यादा होता है, तो किस में भाग में आते हैं ये लोग, मालवा के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। फिर मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है। कैलारस क्षेत्र। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कैलारस क्षेत्र कहाँ पर है। कैलारस क्षेत्र मुरैना जिले में आता है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि किस खनिज के लिए ये फेमस है ना। बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, लौह अयस्क। ठीक है। तो बॉक्साइट हो गया और मैग्नीज हो गया। ये तो आपको पता ही है कि ये जो अपने मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पे बालाघाट, सिवनी ये वाले एरिया में ज़्यादा फेमस है। लौह अयस्क हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कुछ मिलता मिलता है ही नहीं। जो भी है तो वो जबलपुर वाले एरिया में मिलता है आपको। थोड़ा बहुत हमारे ग्वालियर वाले एरिया में भी है, मगर उसका इतना ज़्यादा है नहीं। तो इसका आंसर है आपका ये चूना पत्थर। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र निम्नलिखित कहाँ स्थित है। ठीक है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि मध्य प्रदेश में है ना, दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है, और एक है आपका मध्य कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है ना, ये आपका छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बैतूल हो गया, इस वाले एरिया में आता है। और ये मध्य कोयला क्षेत्र जो है वो आपका सोहागपुर जो हो गया, अनूपपुर हो गया, इस वाले एरिया में आता है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा, इसमें फिर और भी अलग अलग आते हैं। इन्होंने पूछा है कि पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है। तो ये जो है बैतूल वाले एरिया में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित को 1 से 2 सूची में हमें मिलाना है। ठीक है। पहला क्या है, बाणसागर, इंदिरा गांधी, सम्राट अशोक सागर और संजय सरोवर। तो बाणसागर आपको पता ही है कि सोन नदी है। इंदिरा सागर पता ही है आपको, नर्मदा नदी है। ठीक है। तो ए का 3 हो गया, ए का ये 3 हो गया, एक ही ऑप्शन है और, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। बाकी क्या है, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक हमारी हलाली नदी पर है और ये रायसेन जिले में आता है। फिर डी का क्या है, संजय सरोवर। संजय सरोवर कौन सा है, वैनगंगा नदी पे है, जो कहाँ पे आता है, बालाघाट वाले एरिया में आता है। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये आपकी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये जहाँ तक है ललितपुर झांसी के आसपास इसका वो बना, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। फिर 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अब यहाँ पे ईयर ध्यान रखिएगा, 2003 के द्वारा उपबंधित किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे पीएम बने थे, तब ये संविधान संशोधन किया गया था, एक सुधार था एक तरीके से। तो ये जो संख्या है, ये 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप 2003 भी याद रखिए, यहाँ पे ये 91वां संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिएगा। और 15% तो ये खैर क्वेश्चन बन ही चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 25 वर्ष होनी चाहिए। वोट वोटिंग की हमारी जो एज है वो 18 साल है। ठीक है। ये हमारी शादी की साल है, मैरिज।
मगर ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है, लड़कियों के लिए 18 ही है। 25 साल की उम्र में आप विधानसभा की न्यूनतम आयु चाहिए और यही मतलब इसको ही घुमा फिरा के एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं ये कि पीएम बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी आवश्यक है? तो पीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष और सीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष। और अगर आप प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के लिए कितना हो जाता है ये? 35 साल की उम्र हो जाती है, ठीक है? और ये जो 30 साल है ये राज्यसभा के लिए है। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में पारित किया गया था? तो ये अब जैसे ये 1993 है, अगर आपको क्वेश्चन पता हो या ना पता हो, मगर आपको अपना कैलकुलेशन के दम पे इसको निकालना लेना चाहिए कि पहला हमारा जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था और मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। तो तब से लेके अभी तक कितनी विधानसभा बनी होगी? हालांकि ये 1993 वाली जो है वो 10वीं विधानसभा थी। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ये बता देता हूँ कि जो इसकी गवर्नर था, तो इनकी गवर्नर की जो कहें स्वीकृति या सिग्नेचर कब हुए थे? तो 24 जनवरी 1994 को हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पता नहीं क्या ही पूछा है। तो ये इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1972 को। अब इसमें आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, है ना। फिर यह कारखाना मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए गए हैं? मतलब ये वो है, क्वेश्चन पूछा है कि चूने के भंडार के आसपास कौन कौन से आपके सीमेंट के उद्योग लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो चूना भंडार है ये मेनली किसके लिए यूज होता है? ये सीमेंट फैक्ट्री में यूज होता है चूने के भंडार, है ना। तो अभी प्लास्टिक का कोई काम ही नहीं है, सूती कपड़े का कोई काम ही नहीं है, लोहा इसका कोई काम ही नहीं है, बचा क्या है? सीमेंट। तो आंसर क्या है? ओनली ए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है, तो आप देखोगे बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर ये तीनों ही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। एमपीपीएससी ने इसका आंसर डी माना, क्योंकि क्या है यार, आप ये अगर देखोगे ना कहीं अभी बड़े बड़े जिले होते हैं, अब भोपाल को ही देख लो, तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटी मोटी शुगर की मिल ही जाएगी, है ना। एक्सेप्शन बहुत ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी चीज मिले ही ना, ठीक है। फिर 27वां क्वेश्चन क्या है? 2019 से 22 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये वाले क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर था 41.3। ये आपको 2 मार्कर में भी कभी भी आ सकता है, एमपीपीएससी में के मेंस में। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उसे चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? अब जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल जो क्या बोलते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप बोलते हैं वैसे ही राज्यपाल को भी बोला जाता है। तो उसी के कटाक्ष में ये वाला स्टेटमेंट आता है। और ये स्टेटमेंट हमें दिया था जो मध्य प्रदेश के भी ये राज्यपाल रहे थे और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब आपको तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर जो है इंदौर है और ये अपने भंवरकुआ के पास ही है। ये भंवरकुआ से आप, जैसे ये भंवरकुआ का चौराहा है, तो ये ये नवलखा की तरफ जाएगा, ये इंद्रपुरी की तरफ जाएगा और ये आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाता है, यहाँ पे पूरे के पूरे शुरू हो जाते हैं टावर चौराहा वगैरह वगैरह। यहाँ से इस तरफ जाओगे खंडवा नाका तरफ, तब यहाँ पे क्रिस्टल आईटी पार्क जो है पड़ता है, ठीक है। जनगणना, अच्छा अब ये देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, 2011 के अनुसार कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? ये तो बहुत ही मतलब वैसा क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने। 2011 का भी अगर पूछ लेते ना तो भी शायद बच्चे कर पाते इसको। तो और अच्छा पूछा भी कौन सा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें अब इत्तेफाक से मेरे को मध्य प्रदेश का तो खैर पता था, 196 है इसका, मतलब ये सही है, मगर उन्होंने पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पश्चिम बंगाल 903 सही है, पर मध्य प्रदेश 196 सही है, छत्तीसगढ़ 154 सही है, उत्तर प्रदेश 780 ये गलत है, ठीक है। अब कितनी है कितनी नहीं है ये जानने का हमें कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा 78 सत्र के संबंध में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ये जरूर हेल्प हो जाएगी कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करंट अफेयर को देखना है, ठीक है। तो 78 सत्र के कौन थे? डेनिस फ्रांसिस इसके पहले 78 सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। अभी करंट अफेयर में 1979 का आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। हाल ही में चर्चा में रहे हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित है? अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है
और अगर आप इसमें देखोगे तो न्यूज़ में जो अच्छा इन क्वेश्चनों में एक चीज़ ये रहती है कि अगर आपको पता हो कि आंसर क्या है तो ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं पता हो ना तो इसमें अगर आप करंट अफेयर देखोगे तो करंट अफेयर के ऑप्शन करंट अफेयर में मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही रहती है ना वो आंसर में देखने को मिलता है। अब करंट अफेयर में हमें यूक्रेन और रूस मिलेगा, अफगानिस्तान और ईरान मिलेगा। हालांकि अब जैसे ये हेलमंद नदी विवाद पूछा हुआ है तो अगर आप रूस और यूक्रेन की तरफ जाओगे ना तो ऐसे सीधे सीधे शब्द हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब वहाँ के जो शब्द होते हैं वो थोड़े अलग ही रहते हैं, जैसे वोल्गा, ठीक है, और डोनबास डोनबास जैसे यूक्रेन की एक जगह है जो रशिया के साथ सीमा साझा करती है। तो कुछ अलग ही नाम जो है वो हिट करता है। मगर यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान और ईरान है इसका आंसर। हेलमंद नदी विवाद जो है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में हुआ करता था। 33 क्वेश्चन क्या है, पहला महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? ये वाला थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन आ गया क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, है ना। ग्रेट मराठा राज, हरियाणा हस हसलर्स, पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता। तो उमा कोलकाता इसका आंसर है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? जूनियर हॉकी का पूछ रहे हैं ये। आंसर पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो और मध्य प्रदेश ऑप्शन में हो तो मध्य प्रदेश आंसर बिल्कुल लगाइएगा, और इत्तेफाक से इसका आंसर भी मध्य प्रदेश ही है। हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग पूछी है इन लोगों ने, फीफा रैंकिंग कितनी रही है हमारी? तो हमारी थोड़ी सुधर गई है। मैंने जब पढ़ा था एक टाइम पे तो 104 थी, मगर ये 2023 तक आते आते हम जो है 99 पे आ गए हैं, तो इसका आंसर 99 है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश ने किस जिले से प्रारंभ किया? ये मैंने पढ़ा हुआ था, और ये हरदा है इसका आंसर। भोपाल, निवाड़ी, सागर ऑप्शन है, हरदा है इसका आंसर। किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भाई देखो इसमें है ना दो चीजें आती हैं। ये 125 फीट है और एक महाराष्ट्र में भी शुरू की गई है, हालांकि इसका आंसर तेलंगाना है। मगर जो महाराष्ट्र वाली है ना उसकी ऊंचाई कम है, उसकी ऊंचाई 75 फीट है। ठीक है, ये 125 फीट वाली जो है वो तेलंगाना में है। तथ्यवाण की करंट अफेयर में अगर आपने देखा होगा ना तो तथ्यवाण वालों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य के कुल कितने साइबर तहसीलें स्थापित किए जाएंगे? ये वाला बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। मतलब मैंने ये तो पढ़ा था कि साइबर तहसीलें स्थापित किए जा रहे हैं, मगर ये नहीं पढ़ा कि कितने स्थापित किए जा रहे हैं। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश ने डिलीट मार दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि जब तक वो किसी क्वेश्चन के 3-4 आंसर और कुछ क्वेश्चन डिलीट न मारे उसका पेट नहीं भरता। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तो भैया बिल्कुल हमारा ही क्वेश्चन है, इंदौर में ही आयोजित किया गया था। और इसकी थीम जरूर आप याद रखिएगा। अब तो खैर 2024 आ गया है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा ये। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है हमारे वर्तमान में उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। उज्जैन में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी हमारे जो सीएम है वो उज्जैन के भी हैं। ठीक है, अगर वैसे तो हमारी जो सबमिट हुआ करती थी, कौन सी वाली, इन्वेस्टर सबमिट, वो हमेशा कहाँ होती थी? वो हमेशा इंदौर में होती थी। मगर इस बार जो है वो उज्जैन में स्थापित थी, उज्जैन में हुई है। मगर वो उज्जैन में जो आप बोलोगे ना तो पूरी पूरी वो सबमिट भी नहीं थी, उसको रीजनल सबमिट बोला गया है, क्षेत्रीय वाला। ठीक है, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर में किया जाता है? अब ओएसआई मॉडल जो है इसमें 7 लेयर होती हैं टोटल। ठीक है, इन 7 लेयरों में से इन्होंने ये पूछा है कि जो आपका इंटरफेस रिपीटर है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ये फिजिकल लेयर में किया जाता है इसका। ठीक है, टोटल 7 लेयर होती है, उसमें से एक लेयर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो काउंटिंग शॉर्ट जो है इसको स्थिर एल्गोरिदम कहा गया है। फिर सफल ई गवर्नेंस क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आवश्यकता है ना। ई गवर्नेंस को अगर आपको सफल बनाना है तो आपको कौन सी चीजें बुनियादी लगेगी? आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा, आईसीटी साक्षर नागरिकता। अब आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आप नागरिकों करोगे ही करोगे। जहाँ पे ये दो ऑप्शन अगर आपको लग रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी, है ना। फिर क्या ई प्रोक्यूरमेंट किसका एक उदाहरण है? अगर आप एमपीपीएससी 2023 का भी अगर पेपर देखोगे जो हमारा 17 दिसंबर को हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने है ना ऐसी एक क्वेश्चन पूछा था।
ई प्रोक्यूरमेंट, उन्होंने ई प्रोक्यूरमेंट का ही पूछा था जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। जैसे एक दिया हुआ था जैम, है ना, GEM आया हुआ था, जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। फिर एक ई टेंडर करके एक ऑप्शन था, है ना। फिर एक MP ऑनलाइन करके ऑप्शन था। ठीक है। तो इसका उसका जो आंसर था, उसका आंसर MP ऑनलाइन था। अब यहाँ पे ई प्रोक्यूरमेंट इन्होंने पूछा है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश जब तक तीन चार आंसर ना मान ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। तो ये ई प्रोक्यूरमेंट सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सब में आता है ये। कर्मचारी में नहीं है बस। वैसे मैं अगर ऑप्शन लगाता तो मैं व्यापार वाला लगाता। निम्नलिखित में से कौन सी HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? ठीक है। तो 45 का ऑप्शन है वेब ब्राउजर। HTML जो है वो वेब ब्राउजर के हिसाब से चलता है। SMTP पोर्ट कौन से नंबर पर संचालित होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। ये बहुत उटपटांग क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो 25 पे होता है ये, है ना। फिर एक मिनट में थोड़ा सा मिटा दूँ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता के बीच सूचनाओं या वित्तीय लेन-देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। ठीक है, मतलब वही है जो अपन फ़ोन पे वगैरह कर रहे होते हैं, उसको उन्होंने पूछा है कि क्या बोलते हैं। तो ये B2C भी होता है, C2C भी होता है ना? अब फ़ोन पे से हम पेमेंट भी करते हैं और दूसरी चीज़ें भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? CPC भी है, CPA भी है, CPM भी है। मैन इन द मिडल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? 49 का क्वेश्चन है। इन्होंने इसको भी माना है, इसको भी माना है और ए बी दोनों को भी माना है। अब मेरे को समझ में नहीं आता यार कि इसमें ये लोग आंसर किस हिसाब से मानते हैं। अगर आप ए को मान रहे हो यानी कि ये गलत है, अगर आप बी को मान रहे हो यानी कि ये गलत है, और अगर ये दोनों ही है तो ये फिर ये ऑप्शन क्यों बनाया था इन लोगों ने? ठीक है, इसमें भी तीनों का आंसर माना है इन्होंने। एक क्वीन प्रॉब्लम्स निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एक क्वीन प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च मैकेनिज्म। तो इसमें भी इन्होंने दो आंसर माना है, डेप्थ फर्स्ट रिसर्च, सॉरी सर्च, और हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो ये इससे संबंधित है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन हो गए भाइयों। और जो हमारे वेटेरियन वाले था पेपर, जो पहला पेपर है जो हमने डिस्कस किया है अभी, अभी आगे और भी इससे रिलेटेड मैं लेक्चर लेकर आऊँगा। ना, तो अभी के लिए धन्यवाद।